2014 की बात थी। फिर उसके बाद मैं अपना आया आके सारे चक्कर कर लिए, सब हॉस्पिटलों के धक्के खा लिए, फिर कुछ ठीक नहीं हुआ। तो अपना सोचा कि चलो और इतना ही था करियर, और अपना कमरे में बंद करके सोच सोच के कि क्या हो गया क्या हो गया। एक तरीके 8 महीने निकल गए मेरे रूम में, एक कमरे में बंद। बड़ा दुख हुआ और दर्द के साथ मैं वहीं लेट गया, और फिर एम्बुलेंस आई और मेरे को लेके चली गई। तो बाद में जब कॉम्पिटिशन खत्म हो गया, सारा सिस्टम पता चला कि बाद में कि मैं सेकंड जो एक थ्रो किया था उसी से मैं सिल्वर मेडल हो गया। नीरज उसके बाद उस थ्रो कॉम्पिटिशन में फर्स्ट हो गया। पहले मार दिया, दूसरी थ्रो के लिए मैं गया तो सीधा ही मेरा जॉइंट एल्बो का डिसलोकेट हो गया पूरा। एल्बो टेक्निकल तो 3 महीने ट्रेनिंग हुआ नहीं था, तो पूरा गड़बड़ हो गया काम। दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द ग्राउंड लेंस और आज हम लाए हैं आपको भिवानी जो भीम स्टेडियम है ये। और हमारे साथ जो बैठे हैं वो हैं मनदीप जी, जो कि नीरज चोपड़ा के साथ खेले थे और ये खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। और काफी लंबे सफर के बाद अब इन्होंने अपनी अकादमी शुरू की है। अभी हाल ही में आपने एशियन एथलेटिक गेम्स हुए थे, उसमें सिया बंजारा एक नाम था। राजस्थान की ब्यावर की रहने वाली हैं। वो जो प्रैक्टिस करती थी वो इनकी एकेडमी से उन्होंने प्रैक्टिस की है, और वो इनकी जो पहली खिलाड़ी हैं, शायद आई हम्म। पहली खिलाड़ी हैं जो अ, भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं एशियन एथलेटिक गेम्स में। और बाकी जानकारी हम मनदीप जी से लेते हैं। मनदीप जी, पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी जो यात्रा रही, जो आपकी जर्नी रही, कहाँ से प्रारंभ हुई और कैसे आपने गेम्स में आगे बढ़े, कैसे आपने फिर उसे छोड़ा, कितना आपका लंबा सफर रहा, कितना स्ट्रगल हुआ लाइफ में, और फिर कैसे आपने एकेडमी शुरू की, फिर आपने जो बच्चों को कोचिंग देना कैसे प्रारंभ किया। चलो शुरुआत करते हैं मनदीप जी। नमस्कार जी, मेरा नाम मनदीप कुमार है और मैं अंतर्राष्ट्रीय जेवलिन थ्रोअर हूँ। और अभी यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जेवलिन थ्रो की, भिवानी हरियाणा में भीम स्टेडियम में। और हमारी अकादमी है वीएन जेवलिन थ्रो नाम से। और जो मेरी शुरुआत यहीं से हुई थी, लगभग भिवानी से ही मैंने अपना करियर स्पोर्ट्स का स्टार्ट किया था 2010 में। और ट्रेनिंग करते करते फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेले हम। फिर उसके बाद में सीआरपीएफ में जॉब किया, और उसके बाद बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं जेवलिन थ्रो की। तो मेरा लगभग 15-16 साल का करियर हो चुका है इस जेवलिन थ्रो के अंदर। और बच्चों को सिखा रहे हैं कि वो आगे देश का नाम रोशन करें, और भी नीरज चोपड़ा और भी अन्नू रानी और भी अच्छे खिलाड़ी पैदा हों और आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। उसको चीज़ के आप मेहनत यहाँ कर रहे हैं। एक बात और जानना चाहूंगा कि आपने ये एक छोटे शब्दों में बता दिया कि ऐसे ऐसे हम्म। कहानी स्टार्ट हुई, हम्म। बल्कि हमने जब पिछली बार भी आपसे इंटरव्यू लिया है और हम्म। आपने बताई है, हम्म। काफी दिलचस्प कहानी रही है। अगर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहूँ ना तो उस हम्म। पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, क्योंकि हम्म। मैं जानता हूँ उस स्ट्रगल से जिससे हम्म। आप निकले। हम्म। किस तरह आप डिप्रेशन में भी गए थे, किस तरह हम्म। निकले, लोगों को पता नहीं है, पर हम्म। आप अपने खुद शब्दों से बताए कि आपने कैसे स्टार्टिंग हुई थी, हम्म। फिर आप कैसे बीच में स्ट्रगल में कैसे इस तरह परिस्थितियों में फंस गए कि आपने अपने आप को कमरे में तक कैद कर लिया, उसको जरा जिक्र करें। ऐसा था कि मुझे बात ऐसे थी कि स्पोर्ट्स करियर बढ़िया चल रहा था, अच्छा खेल कर रहा था मैं। इंटरनेशनल भी खेल रहा था, बढ़िया रिकॉर्ड भी बना रहा था, स्कूल भी रिकॉर्ड बनाया। और जो एफ आई के कमीशन थे उनका भी रिकॉर्ड रिकॉर्ड चल रहे थे। और मेरा नीरज का कमीशन लगातार आपस में पूरा चल रहा था बढ़िया से। तो चलते चलते काम ऐसा हुआ कि 2014 की बात है, मैं 3 महीने के लिए घर चला गया। उसके बाद डायरेक्ट कॉम्पिटिशन खेलने लगा। तो वहाँ जाके मैंने सोचा गलती ये करी कि बिना कोच के तो बड़ी गलतियाँ आती हैं खिलाड़ी से, बहुत सारी गलतियाँ आती हैं कि कोई संभालने वाला ना हो कि कैसे क्या करना है। गाइडेंस हाँ, करने वाले। बिना गाइडेंस के बड़ी समस्या पैदा हुई। बिना ट्रेनिंग के तो पूरा सिस्टम खराब हो रखा था। तो कॉम्पिटिशन के अंदर चले गए, तो वहाँ पहली थ्रो मैंने 71 समथिंग लगाया। तो जेवलिन वहाँ रखा था, एक रेंज वाला भी रखा था और एक राउंड की जेवलिन होती है तो वो भी रखी थी, 6 थ्रो मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि भाई जो रेंज की जेवलिन है उसको मैं आखिरी थ्रो के लिए बचा के रखूंगा।
ओलंपिक की जेवलिन थी 700 ग्राम की, काफी बढ़िया जेवलिन थी, जिससे 2013 में मैंने स्कूल नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, अच्छा। 72 पॉइंट समथिंग का 41। हम्म। तो मैं सोच रहा था कि इसको छठी थ्रो के लिए मैं रखता हूँ, और मैं 5 थ्रो उस थ्रो के राउंड वाले जेवलिन से, जो लोकल जेवलिन होते हैं उनके साथ में लगा हुआ थ्रो करने के लिए। पहले मार दिया, दूसरी थ्रो के लिए मैं गया तो सीधा ही मेरा ज्वाइंट एल्बो का डिसलोकेट हो गया पूरा। हम्म। एल्बो टेक्निकल तो 3 महीने ट्रेनिंग हुआ नहीं था, तो पूरा गड़बड़ हो गया काम। जैसे ही बाहर से एल्बो निकला मेरा, और ज्वाइंट डिसलोकेट हो गया, पूरा हाथ ऐसे नहीं चल गया। अच्छा। तो सारे सपने एकदम आंखों के सामने ऐसे जा रहा था, सब कुछ जाता दिख रहा कि करना तो कुछ और था, और ये क्या हो गया। आज तो मैंने इंडिया रिकॉर्ड बनाना था, बहुत बढ़िया। तो बड़ा दुख हुआ, और फिर दर्द के साथ मैं वहीं लेट गया, और फिर एम्बुलेंस आई और मेरे को लेके चली गई। तो बाद में जब कंपटीशन खत्म हो गया, सारा सिस्टम पता चला कि बाद में कि मैं सेकंड जो एक थ्रो किया था उसी से मैं सिल्वर मेडल हो गया। नीरज उसके बाद उस थ्रो कंपटीशन में फर्स्ट हो गया था। तो चल रहा था काम ठीक ठाक। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया, वापस आया, मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा बड़ा सिस्टम नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि सारा ज्वाइंट ही खत्म हो गया, अच्छा। लिगामेंट टिश्यू वगैरह सब डैमेज हो गया एक ही झटके में। फिर मैं हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए, बहुत हर जगह घूमा फिरा, पूरे इंडिया के कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा कि, लेकिन उस टाइम पे इतना स्पोर्ट्स की जागरूकता थी नहीं। 2014 की बात हुई। फिर उसके बाद मैं अपना आया, और आके सारे चक्कर कर लिए, सब हॉस्पिटलों के धक्के खा लिए, फिर कुछ ठीक नहीं हुआ, तो अपना सोचा कि चलो बस हो ही इतना ही था कैरियर। और अपना कमरे में बंद करके सोच सोच के कि क्या हो गया क्या हो गया, एक तरीके 8 महीने निकल गए मेरे रूम में ही, एक कमरे में बंद। फिर उसके बाद मेरे दोस्त हैं मोनू और अश्वनी, उन्होंने मेरे को निकाला कि कुछ नहीं होता, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो एक बार कोशिश तो कर, हार थोड़ी नहीं माननी। उनने मेरे को मोटिवेट किया, तो मैं वापस थोड़ा आया बाहर कमरे से, और फिर धीरे धीरे अपना स्टार्ट किया, फिर दोबारा दर्द, फिर स्टार्ट किया, फिर दर्द, ऐसे कर करके 2018 तक समय निकल गया, 4 साल। फिर भगवान ने सुनी कि मैं फिर से लग गया, और फिर अपना एक खेल के कंपटीशन, और मैं सीआरपीएफ ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में फिर मेरा धीरे धीरे वहाँ भी इंजरियों ने पीछा नहीं छोड़ा। तो लास्ट में फिर जब मेरा पैर का सर्जरी हो गई, टूट गया वो, उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया। काफ़ी स्ट्रगल हो गया था। थ्रो लगा दिया, 81 समथिंग लगा दिया, फिर हरियाणा स्टेट का मीट रिकॉर्ड किया 7736 का 2023 में। फिर यहाँ आके सोचा कि बच्चों को डिज़ाइन दे दिया सीआरपीएफ से, क्योंकि मेरे को वहाँ पोस्टिंग चला गया, तो मैं सोचा कि यहाँ बच्चों को जितना मैंने अपने जीवन में सीखा है मैं सिखाऊं, और बच्चों को आगे बढ़ाऊं। उस चीज़ के लिए मैंने फिर रिजाइन देना उचित समझा, कि क्योंकि अपना पूरा जो जीवन में सीखा, जितनी नॉलेज इकट्ठा करी थी, उसको वेस्ट करना एक तरीके से मेरे को जायज़ नहीं है। मैंने कहा नौकरी, सरकारी नौकरी है, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, चलता है, जिंदगी चलती है, कोई भूखा नहीं मरता। मैंने सोच के सारा विचार करके, और मैंने छोड़ना ही उचित समझा, अपने पैशन को जिंदा रखना चाहा कि जेवलिन है ही जिंदगी। और उसके लिए मैं अभी बच्चों को सिखा रहा हूँ, और बच्चे बढ़िया कर रहे हैं। खुशी की बात तो तब ज़्यादा हुई जब मैं सिखाने लग गया और बच्चे अच्छे करने लग गए। अब मैं खुद इंटरनेशनल खेल रहा था, तो मैंने एक बच्चे को इंटरनेशनल खिला दिया, तो उसका बड़ा सुकून। और चाहता हूँ कि बच्चे इंडिया रिकॉर्ड भी करें, ओलंपिक मेडल भी लाएं, सब कुछ करें, क्योंकि भगवान ने शायद यही नियति रखी है मेरी कि मैं इसी में ही अपना देखूँ सब कुछ। क्या आप ये मानते हैं कि आप खुद खेल के, जब आप खुद खेल रहे थे, तो वो सफलता है, या फिर आपने अपने जैसे और ज़्यादा प्लेयर बना दिए? आप खुद नहीं पहुँच पाए, लेकिन और प्लेयर्स को आपने आगे पहुँचा दिया, तो ये सफलता है। और बच्चों को पहुंचाए, ये सफलता है। तो बिल्कुल आपने जैसे और बोला कि दुनिया। भगवान ने की यही हम्म, नीति थी, क्या पता आप खुद ना खेल पाएँ। हम्म, जैसे एक टीचर्स होता है कि भाई वो खुद नहीं बन पाए, लेकिन हम्म, उन्होंने और स्टूडेंट्स बना दिए। वो सबसे वैसे बड़ी ही बात। वैसे ही आप हम्म, एक कोच हैं, आप खुद हम्म, नहीं पहुँच पाए, हम्म, लेकिन आपने अभी हाल ही में वो शायद सिया बंजारा, आपने खुद ने बताया कि वो मैं पिछली बार आया था, उसके बाद आई थी बाद दिसंबर। दिसंबर में। दिसंबर में आई थी, और फिर दिसंबर से लेकर मिनिमम 6-7 महीने, इसमें 8-9 महीने निकले होंगे। हम्म, 8-9 महीने में आपने इंडिया को एक बेहतरीन प्लेयर दिया। हम्म, एक लड़की एक बेहतरीन प्लेयर दिया, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम्म, वो लड़की है। हम्म, और जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ हिंदुस्तान में लड़कियां इतनी निकल नहीं पाती, उनको आपने आगे निकाला। हम्म।
तो ये सबसे बड़ी सफलता है आपके लिए। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आप जिन प्लेयर्स को सिखा रहे हैं, उन प्लेयर्स को आप आगामी 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं? आगामी आपकी एकेडमी के और क्या लक्ष्य हैं और क्या एम्स है अगले 5 सालों में? 5 साल का तो मतलब जो सोचा है मैंने सोचा है कि अगले साल ही जो सीनियर लेवल के कंपटीशन हैं उनके अंदर हमारे बच्चे आगे बढ़ के 80 मीटर का मैंने अभी टारगेट रखा था, बच्चों के साथ बात की थी कि मेरे को इस साल के एंड तक मेरे को 80 मीटर से ऊपर के 4-5 आदमी चाहिए अपनी अकेडमी के। फिर क्या होता है कि कुछ मान लो बच्चे टैलेंटेड होते हैं और कुछ होते हैं साइकोलॉजिकल, थोड़ा सा दिमाग में आता है कि बड़ा इजी है गेम का आना, लेकिन उतनी मेहनत जारी नहीं रख पाते वो एक बार लॉन्ग टर्म में टिक हाँ नहीं पाते। हाँ, लॉन्ग टर्म का उनके अंदर पैशन नहीं। तो ये मैं बोलना चाहूंगा सबको कि जेवलिन इतना आसान, कोई भी स्पोर्ट्स है वो इतना आसान नहीं है। आपके अंदर बहुत ज्यादा पैशन, जुनून और डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं उसको लास्ट तक पूरा करके ही मानूंगा। तो अभी अगले साल का जो टारगेट है वो मेरा 80+ का टारगेट बच्चों को लेके जाना है। और उम्मीद है कि बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं और कर जाएंगे बढ़िया। और फिर 5 साल में तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन आने वाले हैं, तो उम्मीद है कि बहुत सारे गोल्ड अकेडमी के नाम पे होंगे। बिल्कुल, हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसा ही हो और प्लेयर्स भी इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं आपके चैनल पर और आपकी तैयारी को मैं आपसे बार-बार विचार विमर्श करता रहता हूँ ऑनलाइन भी कि भाई कैसे चल रही है तैयारी, कैसे बच्चे कर रहे हैं और बच्चे वास्तव में ही अच्छा कर रहे हैं। हम चाहे स्कूल गेम्स में देखते हो, चाहे आपके ओपन यहाँ पर हरियाणा ओपन होते हैं उनमें देखते हो और मतलब और कहाँ-कहाँ से हैं। मैंने देखा है जब बच्चों से मैंने पूछा और भी पूछेंगे, वो अलग-अलग स्टेट से हैं। पहले आपके बच्चे मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स तैयारी करते वो कम थे और अब कितनी बढ़ोतरी हुई है बच्चों की। बच्चे अभी 60 के अबव हो चुके हैं। जब आप आए थे उस टाइम पे 18-20 18-20 18-20 बच्चे थे और अभी 60 अबव बच्चे हो गए। बच्चे इसलिए आते हैं कि क्या मेहनत हो रही है, किस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। रिजल्ट अच्छा है तो वो हर कोई चाहेगा कि उस कोच के पास हम ट्रेनिंग करें। और मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा टैलेंट होगा तब जाके काम बनेगा, टैलेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप सोचेंगे कि आपके पास 5,000 आदमी कहीं खड़े दिख रहे हैं और उनमें से 5,000 के 5,000 तो सब कुछ ओलंपिक गोल्ड नहीं ला सकते, लेकिन कुछ हैं जो उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, कुछ होते हैं उसके अंदर जो मेडल लेके ही आएंगे। तो अभी काफ़ी टैलेंट है मेरे पास। तो मेरे को जो टारगेट है कि मेरे पास इन बच्चों में से हैं जो बढ़िया कर जाएंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया काम हुआ है कि टैलेंट आ रहा है। ऐसा नहीं कि देश के अंदर टैलेंट की कमी है। अभी लगभग मुश्किल से कोई 2-3 स्टेट बचे होंगे जिनसे बच्चे यहाँ नहीं, नहीं पूरे इंडिया से बच्चे यहाँ हैं। मणिपुर, आसाम से लेके केरला, साउथ, गुजरात, पूरा नॉर्थ साउथ सब आ रखा है। तो बढ़िया है और क्रेज बहुत अच्छा है जेवलिन का। और नीरज ने ये जो किया है देश के अंदर एक जुनून पैदा कर दिया कि क्रिकेट के अलावा भी कुछ और नीरज उस चीज का जननायक है। उसने ये चिंगारी पैदा करी है और बहुत बहुत नीरज का आभार रहेगा एथलेटिक्स के लिए और अदर स्पोर्ट्स के लिए भी रहेगा कि कुछ और भी है क्रिकेट के अलावा। तो बहुत बढ़िया किया है उसने और इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अभी और बच्चे नीरज के अलावा और बच्चे हैं, सचिन यादव है, मन्नू डिप्पी था वो अभी करेगा रिकवरी, और किशोर जैना है, साहिल सिलवाल है और रोहित यादव है और अभी शिवम लोखड़े एक लड़का और है। तो बहुत सारा टैलेंट आ रहा है, निकल रहा है और वो देश का नाम पक्का आगे बढ़ता ही रहेगा। हमेशा मेडल आते रहेंगे इंडिया के। और जेवलिन का जो बनाया है कि वो पूरे एथलेटिक्स और पूरे स्पोर्ट्स को आगे लेके जाएगा। बहुत अच्छा काम किया है नीरज ने। नहीं बिल्कुल, नीरज जी ने जब से वो मेडल लगाया है तब से भारत में एक रेवोल्यूशनरी आ चुकी है, क्रांति आ चुकी है। उसके बाद फिर उसके बाद हम कई जैसे हमने प्लेयर्स के नाम गिनाए, वैसे हमने जेवलिन से अब लोग ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं सिंगल गेम्स की ओर। एथलेटिक गेम्स से पहले पॉपुलर था पर अब ज्यादा और ज्यादा बढ़ने लगे हैं, अपने बच्चों को डालने लग गए। पहले सिर्फ सीमित रहता था कि सचिन तेंदुलकर बने, साइना नेहवाल बने और भी गेम्स में जिनमें बने, पर अब नीरज चोपड़ा का भी उनमें नाम आने लग गया। बच्चे भी ध्यान देने लगे भाई नीरज चोपड़ा नाम का एक है लड़का, उस जैसा बना जाए। तो वैसे ही अब एक सवाल और पूछना चाहूंगा आखिरी कि आपको जब पता चला कि आपके एक स्टूडेंट ने, सिया बंजारा नाम है उनका, वो इंडिया के लिए सिलेक्ट हुई है, तो आपको कैसा लगा? आपके अंदर की फीलिंग्स कैसी? ऐसा था जैसे मैंने दोबारा पहन लिया आपके अंदर हो। मेरे को ऐसा लगा जैसे मैंने दोबारा इंडिया की किट पहनी है। और
काफ़ी सुकून भरा वो पल था कि बस उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक कोच और एक एथलीट खिलाड़ी समझ सकता है इस चीज़ को कि जब आप इंडिया की वर्दी पहनते हैं और देश का झंडा लेके आप आगे खेलने जाते हैं और वहाँ मेडल आ जाए तो और भी ज़बरदस्त बात हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा प्रयास किया पूरे ये लड़के ने, जो मेहनत कर रही है, जिस डेडिकेशन से लगी हुई है, इसके अंदर मुझे ओलंपिक का गोल्ड भी दिखता है। बहुत कुछ संभावनाएं हैं, बहुत। और बाकी लड़कियां हैं, सीमा है और लड़कियां हैं, यहाँ आप मिलोगे काफी बढ़िया कर रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि लड़कियां और आगे आएं, घरों से बाहर निकलें, क्योंकि जिस तरीके से सिया निकल के आई है वो बिल्कुल। बंजारा समाज है। मैं अभी सिया के घर गया था जब इनका फंक्शन हो रहा था वहाँ, तो मैंने वहाँ के लोगों की बातचीत सुनी। जब स्पीच हो रहे थे स्टेज पे, तो उनकी बातचीत सुन के मेरे को लगा कि काफी नीचे स्तर से उठ के लड़के ने बहुत आगे हिम्मत करके इसके बिल्कुल। पेरेंट्स ने आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाया तो उसका रिजल्ट देख सकते हैं आप। पूरे समाज में इस बात की खुशी की लहर है। पूरे राजस्थान की पहली लड़की है जो यूथ एशियन गेम्स के लिए है। तो ये चीज बाकी लोगों को प्रेरणा इससे लेनी चाहिए, और अपने बच्चियों को, लड़कियों को घर से बाहर निकालना चाहिए कि वो भी देश का नाम रोशन कर सकें, माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, समाज का नाम रोशन कर सकें। लड़के तो हैं ही टैलेंटेड, वो कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों के जो अंदर टैलेंट छुपा कर घर में कैद करके रखा जाता है ना, मेरे को उस चीज से थोड़ी समस्या है। उनको बाहर निकालो। नहीं, इससे हमको भी समस्या होती है। हाँ। हमें भी लगता है कि जिस तरह हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हम्म। हम जैसे ऑनलाइन बातें करते हैं या फिर सबको बताते हैं, दिखावा करते हैं एक प्रकार से हम्म। कि हम फेमिनिज्म है, हम लड़कियों के एम्पावरमेंट की बातें करते हैं। हम्म। एम्पावरमेंट तभी हम ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे तभी जाके हो पाएगी। अभी हो। वरना ऐसे हम सोचते हैं कि भाई एक तरफ हमने बोल दिया कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, फिर हम अपनी बहन बेटियों को जाने नहीं दे रहे हैं। स्पोर्ट्स की तरफ तो दूर की बात, हम पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं। बाकी आपने सही बोला है, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। और राजस्थान में, मैं खुद राजस्थान से हूँ, मुझे पता है वहाँ के हालात कैसे हैं। और उसमें सिया जैसी लड़की ऐसे निकल के जाती है तो ये काफी लड़कियों के लिए प्रेरणादायी होती बहुत। मैंने वहां जाके बोला भी, इस है। हाँ। स्पीच में बोला कि आप, इसी और बच्चे बैठे थे वहां पे, मैंने उनको बोला कि देखो बेटे, अपने माँ बाप को जाके बोलो कि सिया के माँ बाप जैसा काम करो आप। उन्होंने जिस तरीके से लड़की को सपोर्ट किया ना, ऐसे हमें भी सपोर्ट करो। बहुत सारी बच्चियां वहां बैठी थी, तो उन्होंने जाके बोला होगा, और देखते हैं उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। भाई, जरूरी नहीं आप जेवलिन थ्रो में हो, बहुत सारे स्पोर्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ाई है, काफी करियर के ऑप्शन होते हैं, लेकिन उनको आगे तो बढ़ाओ, उनका टैलेंट तो एक बार देखने दो, उनके अंदर है क्या, काबिलियत क्या है। काबिलियत नहीं है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन है तो उसको कैद करना गलत है। मैं ये इस चीज का बड़ा समर्थन करता हूँ कि उनको बढ़ाओ यार, कैसे भी करके आगे लो। बिल्कुल। और ये थ्योरी है समाज की, उसको बदलना पड़ेगा, बदलना ही होगा। क्योंकि जो लड़की कर जाती है, जैसे साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा थी, अभी मीराबाई चानू है, बहुत सारी लड़कियों ने देश का नाम रोशन किया स्पोर्ट्स में। तो क्यों ना करें, और लड़कियां और भी करनी चाहिए। तो ऐसे बाकी जगह तो है, थोड़ा सा लड़कियों को आगे लेके आ रहे हैं, हरियाणा में भी लेके आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी उनको कोई भी आज़ादी नहीं। कोशिश करें, वहाँ भी टैलेंट है, पूरे देश में टैलेंटेड है, उनको आगे निकालो, ये प्रयास करना चाहिए समाज को।